तो बस आज अपन बचे कुछ क्वेश्चंस करने की पूरी कोशिश में है। पिछले वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक का जो मतलब ये हमारा 12th चैप्टर है विद्युत धारा, इसके 5 क्वेश्चन तक कर चुके हैं और मैं आपको वहाँ पर भी चैलेंज कर रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ, चैलेंज तो मैं क्यों ही करूँ, कि जिस तरह से अपन ने वो क्वेश्चंस किए ना, कि रीज़न भी देखा कि देखो गलत भी इस तरह से करते हैं और फिर सही इस तरह से होना चाहिए। तो ऐसा कोई यूजुअली नहीं बताता है और यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे थोड़ा कम ही बताते हैं। तो आगे भी अगर ऐसा कोई भी लॉजिक होगा तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। अभी तो देखो एक छोटी सी बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। मतलब ये क्वेश्चन तो क्या है, सीधा मतलब मैं कहूँगा कि ये साइंस का क्वेश्चन कम और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है रो बराबर रो इज इक्वल्स टू, या हमारे पास आपको अगर ऐसे याद हो R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, या वो रो की टर्म में भी आप याद कर सकते हो। तो वो हमें यहाँ पर सीधे सीधे लगाना है। मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारी बुक का। किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 मिलीमीटर अपने को दे रखा है व्यास, प्रतिरोधकता दे रखी है 1.6 इंटू 10 की घात -8 ओम मीटर, और जो प्रतिरोध है 10 ओम दे रखा है हमें। तो कह रहा है इस तार को बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। लंबाई पूछी है हमसे, लेंथ पूछी है। फिर कह रहा है यदि इसे 2 गुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। अगर इससे डबल व्यास, मतलब इस क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं, तो पहले में तो लंबाई पूछी है। फिर कह रहा है कि अगर मान लो अब हम क्या करें, इससे ऐसा तार लें जिसका व्यास मतलब डबल है, मतलब डायमीटर जो है ना उसका उससे डबल है। मतलब समझना कि पहला पार्ट तो समझ में आ गया अपने को। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि मान लो पहले तार था इतना से, अगर डायमीटर था मान लो ए था, ए नहीं कहते डायमीटर को हम लोग, क्योंकि लंबाई है ना डायमीटर, तो लेट्स से हम लोग उसको लंबाई को हम पी कह देते हैं, मान लो ऐसे। तो कह रहा है अब हमें ऐसा तार अगर ले लें कि जिसका जो डायमीटर है ना वो 2p हो जाए, क्या उसका जो डायमीटर है 2 गुना हो जाए, तो प्रतिरोध कितना होगा। देन मतलब तब R जो है वो कितना होगा, ये हमसे इसने पूछा है। तो करते हैं, आ जाओ, सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन। तो इस फॉर्मूले को जब हम L के लिए लिखेंगे तो हमें फॉर्मूला मिलेगा L इज इक्वल्स टू R इंटू ए अपॉन रो। अब फिर वहाँ यहाँ पे बात फिर वही है कि हमें जो है क्या नहीं दे रखा है, हमें A का कुछ नहीं पता। अगर हम नोटिस करें तो R तो हमें सीधे सीधे दे रखा है, रो हमें सीधे सीधे दे रखा है, ए की जगह हमें क्या दे रखा है 0.5, वो भी डायमीटर, वो भी मिलीमीटर में। तो ये बड़ा उलझाने वाला काम कर रखा है। तो पहले तो आप देखो क्या करो यूँ लिखो कि भाई जो डायमीटर है उसको पहले मीटर में बदल देते हैं अपन, इंटू 10 की पावर -3 मीटर। समझा चुका हूँ मैं आपको कितनी बार। अब इसको आप क्या करो कि ना डायमीटर है, हमें डायमीटर की ज़रूरत नहीं होती, हमें किसकी ज़रूरत होती है, रेडियस की, त्रिज्या की ज़रूरत होती है। तो त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा 0.5 बटा 2 इंटू 10 की घात जो है आपका हो जाएगा -3 मीटर। ये आ गया आपका त्रिज्या। अब हमें तो त्रिज्या भी नहीं चाहिए, हमें तो घूम फिर करके अल्टीमेटली क्या चाहिए, हमें एरिया चाहिए। एरिया क्या है हमारा पाई r स्क्वायर। तो ये r स्क्वायर में हम अपनी ये वैल्यू रख देंगे। तो आ जाओ यहीं रख करके देखते हैं अपन सीधे ही कि L है जो वो हो जाएगा, R है हमारा 10 ओम इंटू एरिया है हमारा A है पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान है 3.14 इंटू आर स्क्वायर। तो इस पूरी चीज का हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। अब अगर इसको हम क्या कर सकें समझना, अगर मैं इसको यूं लिखूं 5/2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर और इसका पूरे का क्या है स्क्वायर। यूं क्यों लिखा है मैंने अभी आपको, अभी 1 मिनट में ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं एक छोटी कैलकुलेशन कर पा रहा हूं यहाँ पे अपने दिमाग में, वो मैं आपको बताऊंगा क्या। आप तो इसको नोटिस करो कि मैंने क्या किया, पॉइंट हटा दिया। तो कायदे से नीचे 0 आना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया, पॉइंट हटा के 0 इसी में माइनस में ऐड कर दिया। है तो देखो वही, ये 10 की पावर नीचे जाएगा अगर तो वो प्लस में ही है, तो वो 0 आना तो उसी में ही है घूम फिर करके। मतलब ऐसा कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो अब हम इसको जस्ट सिंपली क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी इसको पूरा नहीं किया हमने, पाई r स्क्वायर और डिवाइडेड बाय है रो है हमारा 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। अब इसको आप देखो, ध्यान से देखना, यूनिट्स की अगर आप बात करो तो ओम से ओम यहाँ कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ आपको मिलेगा मीटर स्क्वायर, अभी लिख लेते हैं इसको। तो L बराबर हमें मिलेगा 10 इंटू 3.14 इंटू 5/2 को अगर हम लिखना चाहें तो 2.5 लिख सकते हैं। 2.5 इंटू मैं इसको 2.5 लिख रहा हूँ फिर से, मतलब भाग दे दिया, फिर स्क्वायर है तो खुद को खुद से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -4। और अगर आप क्या करना चाहो, इसको अगर आप एक साथ ही लिखना चाहो 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -4, तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -8। और मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब आप डिवाइड में देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास है 1.6 इंटू 10 की पावर -8 और ये हो जाएगा मीटर। तो ये मीटर से मीटर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -8। यही मैंने किया था, मतलब मैंने क्या, मतलब वो देखा था ना कि रो नीचे है तो 10 की पावर -8 होगा। तो अगर मैं इसको 10 की पावर -3 को -8 में लिख दूँ, -4 कर दूँ, तो स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाती है, तो वो जो चीज़ है सीधे ही कट जाएगी, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे किया था इसको। और आपको क्या करना चाहिए, आपको है ना पहले एक बार पॉइंट सब हटाने चाहिए, सीधे ही नहीं शुरू हो जाना चाहिए यहीं पर काटने पीटने के लिए। उसके पीछे कारण क्या होता है, हो सकता है काफ़ी बार क्या, काफ़ी सारे जो नंबर्स है ना वो कैंसिल आउट ही हो जाते हैं। क्वेश्चंस का पैटर्न ऐसा बना रखा होता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता होता है कि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता क्वेश्चंस करने के लिए। तो देखो अब क्या है, अब इसके बाद का जो स्टेज है ना, मतलब फिजिक्स के क्वेश्चन बच्चे गलत करते हैं, आंसर कुछ और ही निकाल के लाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या होता है, यहाँ जल्दबाजी कर देते हैं। तो इसको करने का सही पैटर्न क्या है मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा यहाँ पे, कि आप क्या करो, पॉइंट्स को हटा लो यहाँ, तो फिर एक बार पॉइंट्स को हटा करके जब आप डिवाइड दोगे ना तो थोड़ा काम आसान हो जाता है। तो देखो कैसे, अब जैसे मान लो 10 है, तो 10 को अगर मैं 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 25 हो जाएगा, 10 का काम खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे पास, 3.14 इंटू 25 इंटू 2.5, और नीचे अगर आप देखोगे तो है हमारे पास 1.6, और ये मीटर में, और मीटर में ही आना चाहिए आंसर, लंबाई है, लंबाई तो मीटर में ही होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, देखो एक पॉइंट ऊपर है एक पॉइंट नीचे है, दोनों पॉइंट कैंसिल हो गए आपस में, खत्म ही हो गई बातें। फिर अब हमारे पास बस क्या है, ये 3.14 है। तो हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो पॉइंट हटा करके कर सकते हैं, नहीं तो हम 25 को अगर मल्टीप्लाई करके चाहें तो 16 से, अब मतलब अब इतना टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब आप क्या कर सकते हो, एक तो चीज़ यहाँ पे, मतलब जैसे अगर मैं एग्जाम में ही कर रहा हूँ तो मैं कैसे करूँगा, आई वुड रादर डू कि मैं 16 का डिवाइड दे दूंगा किसमें, 25 में। तो 16 एक बार 16, और यहाँ पे हल गेट 4 और 5 9, पॉइंट लगेगा 9 के आगे 0 लगेगा, तो 16 बन ऐसी 16 96, तो ये 1.56 और कुछ आएगा। तो आई कैन जस्ट सिंपली राइट डाउन 1.56 मल्टीप्लाई बाय 25। अब बस आपको क्या करना है, इन चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो समय की बड़ी समस्या है तो मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानना, बस मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो लंबा ना हो। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 122.46, क्या आ रहा है आंसर, 122.46 मीटर। अब काफ़ी फिर क्या करते हो कि यहाँ पे यूनिट लिखना भूल जाते हो कि भाई मीटर है कि किलोमीटर है, बताओ तो सही। तो मीटर में है हमारा आंसर। सिंपल क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, कुछ नहीं। यहाँ देखो 7th क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ एक बार। हमें कह रहा है क्वेश्चन कि किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V के विभिन्न मानों के लिए उससे प्रवाहित विद्युत धाराओं I के संगत मान आगे दिए गए। मतलब कोई प्रतिरोधक है, प्रतिरोध है, कोई रेजिस्टेंस, उससे जब हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करते जा रहे हैं, तो हमारी जो धारा भी है वो चेंज होती जा रही है। मान अपने को दे रखे हैं यहाँ पे। अभी हमको कह रहा है V तथा I के बीच ग्राफ खींचकर इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, ग्राफ खींचना है हमें, तो ग्राफ के लिए मैं ग्रीन भी यूज कर लेता हूं यहाँ पे। अब एक देखो लॉजिक, मतलब एक बेसिक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि असल में हम x अक्ष पर लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या जिसको कहते हैं स्वतंत्र चर, मतलब जो दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमारा जो v है ना, विभवांतर, वो एक स्वतंत्र चर है जो I पर डिपेंड नहीं कर रहा। हाँ, I जरूर V पर डिपेंड कर रहा है कि भाई आप सेल जब चेंज कर रहे हो तो पोटेंशियल चेंज हो रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर बदलते हो आप तो करंट बदल जाती है। लेकिन हमारी किताब में एनसीईआरटी में क्या कर रखा है, V को x अक्ष पर नहीं लेकर के कहां ले रखा है, y अक्ष पर।
मतलब मैं आपको सरल भाषा में कहना चाह रहा हूँ, स्टैंडर्ड बुक्स में अगर आप देखोगे या अगर कहीं और, तो एक्स अक्ष पर आपको वी लेकर के करेंगे क्वेश्चन या ग्राफ बनेगा। लेकिन हमारी एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, वाई अक्ष पर वी को लिया है और एक्स अक्ष पर आई को लिया है। तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। देखो क्या होता है, ये सब हमारे समझने के लिए, आप इधर लो या इधर, आपको तो फॉर्मूला पता है ना, आपको तो ओम बाबा ने जो हमको फॉर्मूला दिया है v इक्वल्स टू आई आर, अगर आप वो लगाओगे तो आर का फॉर्मूला तो फिक्स है ना, आप फॉर्मूला तो उल्टा नहीं कर दोगे, आई बटा वी तो नहीं कर दोगे। तो आप कहीं भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूं और जो है मैं v को y अक्ष पर ले रहा हूं और i को जो है मैं x अक्ष पर ले रहा हूं। तो देखो वैल्यूज कहां कहां तक है, v पर मेरे पास वैल्यू 13 तक है। तो मैं काम करता हूं 4-4 के ब्लॉक बना देता हूं, 4, 8 और ये तो 12, जल्दी हो गया खैर, ये से 16 इस तरह से ले लेते हैं। और x अक्ष पर हमारे पास 4 तक ही वैल्यू है, तो हम 1 2 3 4 ले लेते हैं, 1 2 3 4। अब देखो करो, बस पॉइंट्स मार्क कर दो। जब v का वैल्यू 1.6 है तो 1.6 तो यहीं कहीं आ जाएगा, क्योंकि इसके 4 हिस्से करोगे 1 2 3 दिस वे। तो 1.6 जब है तो इट इज 0.5, मतलब इस जगह पे एक पॉइंट हमें मिल गया। फिर उसके बाद है हमारे पास में, जब v की वैल्यू है 3.4 तो 3.4 अगेन यहीं कहीं पर है, और तब वैल्यू है हमारे पास 1, तो 3.4 इज ओवर हेयर। फिर है हमारे पास में v की i की वैल्यू है 2, i की वैल्यू है 2, तो v की वैल्यू है हमारे पास 6.7, 2 एंड 6.7, 6 ये रहा कहीं पर और 0.7 इज समवेयर हेयर, ऐसा। और फिर क्या है हमारे पास में, v है 10.2 तो ये 10.2 समवेयर हेयर, और ये है 3 हमारे पास, तो यहाँ पर कहीं पर। और लास्ट सिमिलरली 13.2 तो ये 13.2 यहाँ पर, और इसकी वैल्यू मैच कराएंगे अपन 4 से। तो आप तो अगर पेपर पे अच्छे से बनाओगे ग्राफ, तो ये ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 1-2 नंबर में देता है, ज़रूर देता है ओम के नियम से रिलेटेड। तो आपको तो सिंपल कुछ नहीं करना, अब आपको एक सीधी जो है यहाँ से लाइन खींचनी है। अब मेरे पास स्केल नहीं है तो ऐसा हुआ है। अब देखो एक छोटा सा लॉजिक भी है यहाँ पे कि यहीं से शुरू करें, हमको कैसे पता, बहुत सिंपल है ना, जब v ही नहीं होगा तो i कहाँ से आएगी। अगर v 0 है तो मानना ही पड़ेगा i 0 है, जादू तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से शुरू कर सकते हो। दूसरी बात, काफी बार बच्चे क्या करते हैं, वो पेंसिल लेके पॉइंट पॉइंट मिलाते हैं, ये यूं 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 करके, नहीं ऐसा नहीं होता। देखो आइडियली ओम क्या कह रहा है, आइडियली कि एकदम सीधी लाइन आएगी भाई, अगर सब कुछ परफेक्ट हुआ ना एकदम, तो एकदम सीधी लाइन आएगी, कड़क, सारे पॉइंट है ना ऐसे सीधे में आएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप यहाँ नोटिस कर रहे हो कि यार ये देखो फ्लक्चुएशंस हैं थोड़े, कि भाई 1.6 है, फिर 3.4 और 6.4, मतलब 6.7 से एकदम उसी रेशो में नहीं बढ़ रहा ना 10.2, मतलब गैप जो है वो बराबर नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा वोल्टेज का जो डिवाइस हम लगा रहे हैं वहाँ पे एनर्जी लॉस होती है। फिर उसके बाद अगर कहीं जॉइंट्स हम बना रहे हैं तो मैकेनिकल एरर होता है, एनर्जी लॉस होती है। हमको क्या करना होता है, लाइन तो हमें सीधी खींचनी होती है, जो हमें पॉइंट होते हैं ना वो लाइन के आजू बाजू मिलते हैं। ये मैं ऐसे ही बना के बता रहा हूँ आपको। अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी कभी करोगे ना स्कूल में, तो जो भी वैल्यूज आपको मिलेंगी वो लाइन पे सारी नहीं मिलेंगी, एकदम पास पास मिलेंगी। तो हम कहते हैं कि हाँ सही हुआ है हमारा एक्सपेरिमेंट। अब क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि आर कैलकुलेट करके बताओ प्रतिरोध। देखो ये क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, आपका डाउट्स क्लियर करने के लिए। अब देखो अगर आइडल कंडीशन होती तो हम कोई सा भी पॉइंट ले लें, हमें चाहिए तो ये ले लें, हमें चाहिए तो ये ले लें, ये ले, कोई सा भी ले लें, हमें आर का मान मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सपोज R1 बोल रहा हूँ तो मैं इससे निकाल सकता हूँ। अगर मान लो मैं R1 निकालना चाह रहा हूँ वैल्यू 1 पहली वैल्यू से, तो V डिवाइडेड बाई करना है मेरे को। तो V है मेरा 1.6 और I है मेरा 0.5, ये होगा 16/5। अगर मैं भाग दूंगा यहाँ पे तो 3 पॉइंट और ये होगा 2 ओम्स। तो ये मेरा आंसर हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ थोड़ा चेंज है, समझना चेंज क्यों है, क्योंकि ना वैल्यू सारी अलग है। मतलब वैसे कायदे से अगर आइडली सब कुछ एकदम परफेक्ट ही हो ना, तो ये R1 R2 R3 R4 ये जो भी वैल्यूज है ना, ये सब बराबर ही आएंगी। लेकिन क्या यहां पर बराबर आएंगी, देखो अगर मैं R2 निकाल रहा हूं यहां पे, तो देखो कितनी आती है वैल्यू, R2 वापस है V
डिवाइडेड बाई 3.4 डिवाइडेड बाय 1, 3.4 आ गई यहाँ पे, तो ये तो फिर गड़बड़ है। एक बार मेरे पास 3.2 वैल्यू आ रही है, एक बार मेरे पास 3.4 वैल्यू आ रही है। सिमिलरली अगर मैं R3 निकालूँ यहाँ पे तो देखो क्या आती है वैल्यू मेरे पास में, 6.7 डिवाइडेड बाई 2। मैं क्या कर रहा हूँ, ये पॉइंट हटाता हूँ यहाँ से, तो यहाँ 0 लग जाएगा, तो ये मेरे को 3 टाइम्स 60 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा। फिर 7 अगर बचा था 0 तो वापस से 3, 10 बचेगा, तो 5 टाइम्स जो है 0 लग करके दैट विल गेट 100। तो ये तो फिर वैल्यू चेंज आ रही है, गॉट पॉइंट। फिर इसी तरह से अगर आप R4 भी निकाल रहे हो तो R4 की वैल्यू है हमारे पास, जल्दी से देख लेते हैं इसको, 10.2 डिवाइडेड बाय 3, तो विल गेट 3 टाइम्स अप्रॉक्स दिस वैल्यू। सिमिलरली अगर हम R5 की बात करें तो R5 की अगर हम बात करें, R5 इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 13.2 डिवाइडेड बाय 4। तो 13.2 को डिवाइड करोगे अगर आप 4 से तो 3.3 ओम्स। अब देखो ये सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, और लगभग आप नोटिस कर रहे हो ना, तो सारे आसपास वैल्यूज़ हैं। तो हम क्या करें, इसका एवरेज लेके बता दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो एवरेज के लिए आप क्या करोगे, R जो है उसको आप बोल दोगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 वैल्यूज़ हैं और ये चीज़ आपको मैं लिख के वापस नहीं दिखा रहा हूँ। जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो यू विल गेट R इज इक्वल्स टू 3.35 ओम्स। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब समझ में आ गया तो मैं हट रहा हूँ स्क्रीन से, लिख लो, आगे बढ़ते हैं फिर। देखो अब क्वेश्चन है हमारे पास 8, 9 तो बहुत इजी है, 10 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी मैं पढ़ देता हूँ, 8 कर रहे हैं पहले अपन। 8 क्वेश्चन कह रहा है किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से, अज्ञात प्रतिरोध है तो प्रतिरोध के आगे अपन ने क्वेश्चन मार्क बना दिया, उसके सिरों से आपने क्या किया भाई, 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ रखी है, परिपथ में 2.5 मिली एम्पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये लिख दिया अपन ने आई धारा का मान। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तो इससे आसान क्वेश्चन तो यार आपको कौन ही देगा। तो आपको सिंपली यहाँ क्या करना है, हल में फॉर्मूला लगा दो, R इज इक्वल्स टू V बटा I होता है। तो आपको बस यहाँ पे जो एक बात ध्यान रखने वाली है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये है, V तो एज इट इज रख दो, I एज इट इज नहीं रख सकते हो आप। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि वो मिली एम्पियर में है और उसको आप जब एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो -3 से गुणा करना पड़ेगा आपको। बस यही बात यहाँ ध्यान रखनी है। बाकी तो ये क्वेश्चन बस ऐसे ही है कि बस ये हो जाएगा आपका 12 दिस वे, ये 10 की घात 3, इसको आप लिख सकते हो 12/25। एक पॉइंट हटा रहा हूँ, एक 0 और लगा रहा हूँ ऊपर में, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस आपको यहाँ अगर डिवाइड देना है तो आप क्या कर सकते हो, देखो एक 0 मैं यहाँ से यहाँ ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा 10 की पावर 3। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि यहाँ पे भाग देना मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 4 बार तो 100 हो जाएगा सीधा ही, बचेगा मेरे पास 20, तो 20 के आगे यहाँ पॉइंट एक 0 लगेगा, 200 हो जाएगा। तो 8 टाइम्स डिवाइड चला जाएगा मेरा इसमें, और ये ओम्स मेरा जो है आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देते हैं आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज 9th क्वेश्चन। 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तो मैंने पहले ही आपके लिए बना दिया भाई, श्रेणी क्रम में बोला है तो श्रेणी क्रम में बना दिया। और कितने वोल्ट की बैटरी है इसने बोला है हमें 9th में, 9 वोल्ट की। अच्छा मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, ये 9 है, 9 वोल्ट की बैटरी को जोड़ दिया इसमें अपन ने। तो ये कह रहा है हमें आगे 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो कह रहा है ये जो है ना, ये वाला, ये प्रतिरोध, इससे कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो ये यहां कंफ्यूज कर रहा है, कोई खास है नहीं क्वेश्चन में, दम नहीं है क्वेश्चन में भाई। क्या है, यहां से कुछ ना कुछ आई करंट फ्लो करेगी और वो करंट सेम यहां से आएगी। तो अब आपको बस एक लॉजिक लगाना है यहाँ पे, जो धारा यहाँ पे 0.2 से जाएगी, 0.3 से, 0.4 से, 0.5 से,
वही धारा 12 में से भी जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर करंट के पास रास्ता ही एक है। श्रेणी क्रम में यही तो होता है कि करंट सेम बहती है पूरे के पूरे सर्किट में, क्योंकि रास्ता और कोई है ही नहीं, चॉइस ही नहीं है करंट के पास में। तो बस आपको तो सिंपल क्या करना है, कुल प्रतिरोध निकालना है। V आपको दे रखा है, I का मान ज्ञात करके बता देना है, सिंपल, एज सिंपल इज दैट। तो कुल प्रतिरोध RS मान लो, सीरीज है क्योंकि, तो जोड़ दो पूरे को 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, 0.5 और 0.5 1 और 12 13, और 13 तो ये हो जाएगा आपका 13.4, दैट इज योर RS। अब आपको क्या दे रखा है, V दे रखा है 9 वोल्ट्स। तो I जो है आपका, क्योंकि हमें पता है, मतलब एग्जाम में आपको हमेशा ऐसे लिखना है V इक्वल्स टू IR, देन यू विल राइट कि जो है I जो है हमारा वो है V बटा R, विच इम्प्लाइज दैट I हेयर विल बी इक्वल टू V है हमारा 9 वोल्ट और R है हमारा 13.4। अब अगर आप यहाँ पे ये V हटा देता हूँ मैं यहाँ से, अब अगर आप बस इसको यहाँ पे 0.1 हटाओगे लाइक दिस वे, डिवाइड एंड डिवाइड, तो ये भी मैं आंसर ही बता देता हूँ आपको। तो कैलकुलेशन है 0.67, द आंसर विल बी 0. मेरे हिसाब से 666 आएगा, तो उसको राउंड ऑफ किया है 0.67। तो मेरे को बस ये लॉजिक बताना था आपको, बाकी तो मैथमेटिक्स है, आप मैथमेटिक्स अच्छे से कर सकते हो। अब है हमारे पास में 10th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लो। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन हमें कह रहा है 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें। कह रहा है 176 ओम के हमारे पास खूब सारे प्रतिरोध हैं। आप तो यूं समझ लो खूब सारे बल्ब हैं, यूं मान लो दिमाग में कि एक बल्ब लगाओगे, दूसरा लगा सकते हो, तीसरा लगा सकते हो, लेकिन सबको लगाना कैसे है, पार्श्व क्रम में, सीरीज में नहीं लगाना, पैरेलल में लगाना है सबको। मतलब कैसे, इस तरह से, मान लो ये सर्किट है, तो एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि भाई कितने लगाएं, ये नहीं पता। और कंडीशन हमें क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है कि 220 वोल्ट विभवांतर रहेगा हमारा। फिर आगे है कि विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। कि मतलब ये जो पूरा सर्किट है ना, इसका स्रोत तो कितना होगा, 220 वोल्ट, और इसके पूरे सर्किट से जो धारा है वो केवल और केवल कितनी होनी चाहिए, 5 एम्पीयर। वो इसको नहीं चेंज कर सकते आप। I फिक्स है, V आपके पास फिक्स है। बस आपको ये बताना है कि फिर ऐसे प्रतिरोध हम कितने लगाएं। तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम इन दोनों चीजों की हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि कुल प्रतिरोध कितना है। वैसे ये मैंने यहां लिख तो दिया है R टोटल, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन नहीं है। हमारा क्वेश्चन है यहां पे नंबर ऑफ R, मतलब नंबर ऑफ R की कितने हमें R लगाना है, क्वेश्चन ये है हमारा। तो मैं आपको कह रहा हूं इन दोनों की हेल्प से दरअसल हम R टोटल निकाल सकते हैं कि भाई I और V से आप पहले ये तो पता कर लो कि टोटल प्रतिरोध कितना चाहिए। मतलब व्हाट यू कैन डू, R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I हो जाएगा ना, सीधे ही, अगर ओम का नियम हम देख रहे हैं तो कर लो ना। V भी है, I भी है आपके पास में, तो इससे क्या मिल रहा है मेरे को, R बराबर V है हमारा 220, I है हमारा 5। ठीक है, यहां हमें मिल जाएगा ठीक है, ये हो गया हमारा ओम्स में। अब ये टोटल प्रतिरोध है हमारा, और ऐसे अब है कि कितने हम लगाएं प्रतिरोध की, जो टोटल प्रतिरोध है वो इतना हो जाए। ऐसे प्रतिरोध कैसे लगाने हैं आपको, पार्श्व क्रम में कितने लगाओगे कि टोटल जो है प्रतिरोध वो ऐसे आ जाए। तो एक काम करते हैं ना, अपन मान लेते हैं, माना X प्रतिरोधों की आवश्यकता होगी। अब आप सोचते होगे कि आज तक हर जगह x कोई क्यों लेके चलते हैं, आपको जो लेके चलना है लेके चलो। प्रतिरोधों की आवश्यकता होगी, ऐसा हमने मान लिया। तो कितने प्रतिरोध चाहिए हमें, x, ये मान लो। अब देखो, अगर हम हमारा ये सूत्र लगाएं, हमें ध्यान है कि RP जो है पैरेलल, वो क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, दैट गोज ऑन, है ना, ये चलता रहेगा चलता रहेगा।
लेकिन हमारे यहां पे केस में ये कब तक चलेगा? इट्स लाइक 1/rx, 1 2 3 4 5 कह रहे हैं। मान लो कि x का वैल्यू जो है वो 5 है, तो वो r 5 पे आके रुक जाएगा, तो हमने rx लिख दिया यहाँ पे। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे बस एक खास बात क्या है कि ये वाला जो प्रतिरोध है पहला, ये भी 176 ओम्स होगा, दूसरा जो है ये भी 176 होगा, तीसरा जो है ये भी 176 होगा। मतलब यहाँ पे R1 R2 R3 जितने भी हैं वो सारे के सारे कितने होंगे? 176। ये एक खास बात है यहाँ पे। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? RP, एक छोटी सी चीज, हमारे पास RP तो है, टोटल तो है हमारे पास 44, तो मैं लिख देता हूँ ना यहाँ पे। अब यहाँ क्या होगा? 1/176 प्लस 1/176 प्लस ये ऐसे ही चलेगा। तो ये कुल मिलाकर के हम कितनी बार कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं x बार, या आप ऐसे लिखो x टाइम्स। कितनी बार कर रहे हो? x बार। अब एक छोटा सा मेरे को मैथमेटिक्स का आपको एक लॉजिक बताना है यहाँ पे। बहुत छोटा है, आप में से बहुतों को आता भी होगा, लेकिन मैं फिर भी जानबूझ के बता रहा हूँ, किसी को नहीं आता हो तो ध्यान दे देना। जैसे मान लो हम टेबल सीखते हैं, हम कहते हैं 2 × 5 कितना होता है? 10 होता है। इसको थोड़ा सा ऐसे समझो कि अगर हम 2 को 5 बार जोड़ें तो भी कितना आता है? बहुत बेसिक बात है। तो हम क्या कह रहे हैं? 2 को हम 5 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो इससे अच्छा 5 से मल्टीप्लाई कर दो ना, काम ही खत्म। तो आपके पास 10 आ रहा है। टेबल की जरूरत ही हमें इसीलिए पड़ी। तो यहां भी आप नोटिस करो कि 1/176 को हम अगर x बार जोड़ रहे हैं तो हम x से गुणा ही कर देना, काम हो जाना चाहिए। तो देखो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, सी कि इसको गुणा ही कर देते हैं, किससे? x से। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 176 को अगर हम इधर भेजेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा, और डिवाइड अगर आप दोगे तो देखो 44 होता है हमारा 88, और 88 को जब आप ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 160 और 8 और 8, तो दैट इज 8 और 8 16 होता है, तो 176। तो ये 4 टाइम्स पूरा का पूरा डिवाइड जा रहा है, सो यू विल गेट 4। x का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा? 4। मतलब आप 4 जब ऐसे प्रतिरोध जोड़ोगे 176 176 176 176, तो पार्श्व क्रम में जब आप उनको जोड़ोगे तो आपको जो कुल प्रतिरोध का मान है वो अपने आप ही 44 ओम्स मिल जाएगा। करंट जो है उसमें 5 एम्पियर रहेगी पूरे सर्किट में, मेन जो टोटल करंट है, और जो विद्युत विभवांतर का मान है वो 220 रहेगा। तो बस ये चीज आपको यहां पर पकड़नी है। तो अब देखो बात वही है कि एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम यहाँ पर, इसको मैं जल्दी से यहाँ पर मिटा देता हूँ। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बस वही है कि मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहता, खैर कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास में। यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम हो और 4 ओम हो। मतलब हमें क्या दिया है? 6 ओम के हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, और इसको हमें जो है इस तरह से जोड़ना है कि 2 क्वेश्चन है हमारे पास कि एक बार तो टोटल हमें 9 ओम्स मिले, और जो दूसरी बार है हमें जो टोटल है वो 4 ओम्स मिले। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 9 ओम्स और 4 ओम्स बिल्कुल, और ये है हमारे पास 3 प्रतिरोधक। तो हमें एक, अगर हम लॉजिक लगाए कि सबको अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो हमें 18 ओम मिलेगा, तो 18 तो चाहिए ही नहीं। एक तीसरा हमारे पास है, दूसरा जो हम सिंपल समझते हैं कि यार अगर हम आरपी निकाल लें ऐसे, सबको कैसे जोड़ दें? पार्श्व क्रम में, तो कुल प्रतिरोध कितना आएगा? आप देख लो यहाँ पे कितना आएगा, 6, एक करोगे 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में RP विल बी इक्वल टू 2। अरे यार ये तो फिर भी नहीं हुआ, ना तो यहाँ पहुंचे हम लोग और ना ही यहाँ पहुंचे। तो फिर हमारे पास क्या रास्ता? तो हमारे पास जो रास्ता बचता है वो है मिक्स रास्ता। मिक्स्ड समझना कैसे? हम क्या कर सकते हैं कि एक प्रतिरोध को ऐसे जोड़ दें, मतलब 2 को यूं कर सकते हैं कि यूं जोड़ दें, और एक को यहां जोड़ दें। 6 6 6, देखते हैं कितना आता है। तो इसको तो हमें किस में सॉल्व करना पड़ेगा? पार्श्व क्रम में।
तो पहले से अगर मैं इसको बोल रहा हूँ आर पी डैश 1 तो ये कितना हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6, ये मेरे पास आएगा यहाँ पे 6 और ये आएगा 2, तो आई विल गेट 3 और आर पी डैश जो है वो हो जाएगा 3। ये बात समझ में आई? अब ये जो 3 है इसको 6 से जोड़ देंगे, तो ये तो पूरा हो गया 3, मतलब ये जो सर्किट है ये सर्किट अब कैसा हो गया कि यहाँ तो हो गया 3 और यहाँ पे ऑलरेडी है 6, तो ये श्रेणी क्रम में जब जुड़ जाएंगे तो R का कुल मान आएगा हमारे पास 3 + 6 = 9 ओम्स। तो एक तो हमारा ये उत्तर हो गया, और वो भी कौन सा उत्तर हुआ? फर्स्ट का आंसर हो गया ये हमारा, मतलब फर्स्ट का जो है हमने यहाँ से करना शुरू किया, ऐसे हो गया। लेकिन अभी भी हमारे पास 4 ओम का नहीं पता चला। तो अगर आप थोड़ा यहाँ लॉजिक लगाओ तो एक ही तरीका और पॉसिबल है हमारे पास यहाँ पे 4 ओम के लिए। देखो कैसे एक ही तरीका पॉसिबल है कि हम क्या करें, सेकंड केस में यूं जोड़ें इसको सर्किट को, एक यहां लगा दें 6 ओम, एक यहां लगा दें, और इस पूरे के समांतर में एक जो है हमारा 6 ओम लगा दें। तो ये 6 और ये 6, तो ये सर्किट आपके पास अगले ही स्टेप में आपको कैसा मिलेगा कि ऊपर वालों का आप श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे तो वो आपको मिलेगा 12, और नीचे वाला जो है that will be equal to 6। Got it? अब इसको आप करके देख लो कि 1/R(P) बोल दो इसको भले यार, ये हो जाएगा आपका 1/12 प्लस 1/6। तो इससे अपने को मिलेगा 1/R(P) इक्वल्स टू 12, 1 + 2, तो ये मिलेगा आपको 3/12। और आप समझ ही गए होगे, अब तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ क्या मैं इसको यही लिख रहा हूँ। तो हमें मिलेगा यहाँ पे R(P) जो है हमारे पास आ जाएगा 12/3, दैट इज 4 ओम्स। क्लियर? तो बस यहाँ तक आज अपन रखते हैं, ये आंसर आ गया हमारे पास में, और नेक्स्ट में अपन इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप देखो, लिखो। थैंक यू सो मच।